Hello guys, welcome back to my channel HK Official. So today we are starting with our FDS unit number 1. So I hope you all have studied some of the things in your colleges. If not, then also this video will be very helpful to all of you. So this will be part 1, okay, and this unit I will be covering in part 1 and part 2. ठीक है, तो 2 लेक्चर्स के अंदर जो है इसको हम कवर करने का ट्राई कर लेंगे. ओके, सो बहुत इजी यूनिट है. ऑफ कोर्स बेसिक्स हैं, एंड ये नहीं आए तो आपको आगे की कोई भी प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करने के अंदर बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली है. ठीक है, तो ये जो एफडीएस सब्जेक्ट है आपका, फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो इसी का आगे जो आपको है ना एडिटेड वर्जन, अपडेटेड वर्जन में आपको बोल सकती हूँ नेक्स्ट सम के अंदर आपको होगा, दैट इज डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. ठीक है, तो इसलिए ये पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस एफडीएस का फुल फॉर्म क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इसका मतलब कि हम डेटा स्ट्रक्चर के फंडामेंटल्स के बारे में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे. क्लियर? तो आई होप कि आपने जो मेरे चैनल के ऊपर डीएम सब्जेक्ट जो है अब चल रहा है, ठीक है, यूनिट 1 हमारा अभी कंटिन्यूस में है, 1-2 यूनिट पार्ट और लगेंगे एंड हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. सो आई होप यू आर डूइंग योर स्टडी फ्रॉम देयर आल्सो. एंड आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, प्लीज डू सजेस्ट मी इन दिस कमेंट सेक्शंस. सो मैं क्या करूंगी, आपको जो है उसी सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा करने का ट्राई करूंगी एक्सप्लेन. ऑफ कोर्स टाइम की कमी है मेरे पास भी, सो द थिंग्स आर गोइंग इन डिले फॉर्मेट, बट ठीक है, कोई बात नहीं. If your response will be good, I will make out my time anyhow. Okay, so this is the thing. अब यूनिट 1 के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में. बहुत ज्यादा इजीली आपको हर चीज समझ में आ जाएंगी. बिलीव मी, इतने इजी फॉर्मेट में नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे. सो प्लीज डू दिस थिंग. एंड ये सब्जेक्ट जिसको भी, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही ये है, ऐसा कुछ नहीं है. आपको अगर एफडीएस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना भी है तो दैट इज दिस वीडियो विल बी फॉर यू. ओके, एंड ऑफ कोर्स ये अगर और भी मैंने सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं हर डिपार्टमेंट के, अब मुझे तो आप देख लेना, एआई एमएल वालों को भी अगर है, आईटी वालों को भी अगर है, तो ये सब्जेक्ट आप लोग देख लेना. ओके, सो एफडीएस इज दिस, बहुत अच्छा ये यूनिट है क्योंकि इसके अंदर आपको बेसिक सब चीजें पता चल जाएंगी. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने जो है लास्ट सेम के अंदर पीपीएस के अंदर पढ़ी हुई है, तो दैट विल बी इजी फॉर अस टू कंटिन्यू. ओके, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. एंड दिस इज द यूनिट नेम, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर. तो एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम आगे. सो दिस इज द सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस. तो अगर मैं बोलने जाऊँ तो क्या आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको यही देखो सिलेबस है, एंड आपको इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ना है. क्योंकि आप अगर पहले ये चीज पढ़ोगे ना, प्रॉब्लम, प्रोग्राम, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, देन आगे बढ़ोगे, सो दैट थिंग विल बी इन द फ्लो एंड आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगी. तो अगर आप अपना एसपीपीयू का वो पीडीएफ भी खोल के देखो ना, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला, जिसके अंदर सारे सिलेबस वगैरह है, तो उसमें भी आपको सेम चीजें दिखेंगी. एंड आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब कॉलेजेस में क्या होता होगा ना कि आपको सिर्फ अब मतलब बेसिक एक्सप्लेन कर देंगे एंड ज्यादातर आपको असाइनमेंट पे फोकस करवाएंगे. ठीक है, असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चन है वो कोड करने के लिए आपको ज्यादातर उस पे फोकस करेंगे. दे विल नॉट फोकस ऑन योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो आपको ये चीज फील होगी, ऑफ कोर्स फील हो भी चुकी होगी. अगर आपको ऐसी कोई डिफिकल्टीज वगैरह कॉलेज में फेस हो रही है तो प्लीज मुझे कॉमेंट में बताना, ताकि उस हिसाब से आई विल मेक अप योर लेक्चर्स एंड आपको हर वो चीज दे पाऊं जो कि कॉलेज में आपको कुछ डिफिकल्टी हो रही है उसको मैनेज करने में. ठीक है, तो ये एकदम मतलब ऐसा चीज है जो कि हर कॉलेज में होती होगी. क्योंकि पेपर लाइक, अब देखो ऊप्स है, ऊप्स जैसा सब्जेक्ट है आपका, ऊप्स आपको C++ में पढ़ाया जाता होगा, राइट, या फिर सी में पढ़ाया जाता होगा, दोनों में C++ में ज्यादा होता है. तो अब अगर हम फॉर्मेट देखें हमारे, तो हमने सेमेस्टर 1 यानी फर्स्ट ईयर के अंदर अगर हम जाए, फर्स्ट ईयर में मे बी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में हमें पीपीएस था, यानी कि पाइथन था बेसिकली अगर बोलने जाए, राइट. तो पाइथन जो है वो हमने बेसिक हमने पढ़ लिया है फर्स्ट ईयर के अंदर. सेकेंड ईयर के अंदर हमें C++ का डायरेक्ट ऊप्स है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है तभी हम कर सकते हैं जब हमारा C++ क्लियर हो, राइट. C++ क्लियर होगा, हमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंटैक्स वगैरह सब कुछ पता होगा, देन ओनली वी आर एबल टू डू द ओप्स कॉन्सेप्ट्स इन दैट. ठीक है, लेकिन
हमारा सिलेबस कैसा है कि हमें पहले पाइथन पढ़ा दिया, नाउ डायरेक्टली वी आर जंपिंग ऑन ओप्स C++। इसका मतलब क्या है कि द सेल्फ स्टडी जो है वो अब आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। C++ जो है वो आपका शुरू से ही, आपको आई होप कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को पहले से आता होगा, है ना, बेसिक सिंटैक्स वगैरह सबको पता होंगे, सबने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। अगर आपका CS होगा, कंप्यूटर साइंस होगा 11th-12th में, तो आपको कुछ ना कुछ आता ही होगा डेफिनेटली C++ का। लेकिन जिनका नहीं था CS, है ना, ऑफ कोर्स ये तो जरूरी नहीं है ना कि सबने 11th-12th में CS लेके एंड देन इन इंजीनियरिंग में CS लिया है, ऐसी तो बात नहीं थी। तो इनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है टू ग्रैब दिस थिंग कि C++ का बेसिक्स पता नहीं है एंड oops के कॉन्सेप्ट्स हम लोग लगा रहे हैं, इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि आपको अगर C++ भी चाहिए फ्रॉम बेसिक्स, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स उसके ऊपर भी लेंगे, है ना। मुझे पता है मुझे बहुत सारी चीजें कवर करनी है, लाइक FDS करना है, आप जो बोलोगे, CG है, oops है, DM भी कवर करना है मुझे, राइट। तो आपके ऊपर है अब आपको ये सब सब्जेक्ट्स के साथ अगर C++ भी चाहिए तो आई वांट दैट थिंग इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो इट्स ओके, आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज अगर आपको एक फ्लो में चलना है, मेरे साथ हर रोज कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं C++ के, देन यू कैन मेक दिस थिंग एंड मुझे बता सकते हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट जिस चीज पे होंगे आई विल डू दैट थिंग, ओके। तो सिलेबस के अंदर आ जाते हैं जो कि FDS के ऊपर, ठीक है। FDS आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो चलो कोई चीज है जो हमें बेसिक मिल गई, है ना, तो ठीक है, इसका फायदा हम उठाएंगे। ये है सिलेबस। इंट्रोडक्शन में हमें है क्या, फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रोग्राम। हम लोग जो प्रॉब्लम है वो क्या होती है, कैसी कैसी हो सकती है, या प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो होता है, प्रोग्राम एंड ये सब चीजें इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। एल्गोरिथम क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्राम क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो दैट इज द इंट्रोडक्शन। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हैवी वर्ड लग जाता है हमें जब हम न्यू होते हैं कोडिंग की फील्ड में, है ना। लेकिन बिलीव मी बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा है। ऐसे ही याद रखना, हमेशा हर वर्ड का मीनिंग उसी के अंदर छुपा होता है। तो कोई भी आपको ऑफ कोर्स टीचर्स लोग स्टार्टिंग में आके आज हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। आपसे ही वो क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। सो आपको ये बताना आना चाहिए व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। सो उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, डेटा आ सकता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन आ सकती है, नॉलेज, डेटा स्ट्रक्चर, ADT दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस यूनिट, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। तो ये आपके यूनिट 2 के अंदर भी है। तो वी विल कवर मतलब ज्यादा से ज्यादा इसका कंटेंट जो है वो सेकंड यूनिट के अंदर कवर हो जाएगा। देन डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाई क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूं हो जाता है क्योंकि हमें इसके क्लासिफिकेशन ही नहीं पता होगा तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, राइट। So linear and non-linear is the very first classification of data structure. बहुत इजी है। देन स्टैटिक एंड डायनामिक, persistent एंड एफेमेरल डेटा स्ट्रक्चर, ये सारे बेसिक टाइप्स है आपके डेटा स्ट्रक्चर के। तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन को हम डीप में पढ़ेंगे। देन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, ये हमने PPS सब्जेक्ट के अंदर भी पढ़ा हुआ है एंड उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करे हुए हैं। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम डिजाइन टूल्स जिसमें स्यूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। तो अगर आप भूल भी चुके होगे तो यहाँ पर आपका वो सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद जो चीजें नई आ जाती है ना, ये तो चलो हमने कुछ पढ़ा हुआ है। आई नो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर भी नया है हमारे लिए, लेकिन उससे पहले जो प्रॉब्लम, प्रोग्राम, एल्गोरिथम, ये सब चीजें ये हमें वैसे भी पता थी, जस्ट रिवीजन करना है हमें, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, ये थोड़ा सा नया टॉपिक आ जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी न्यू चीजें हमें इसके अंदर सीखनी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, असिम्प्टोटिक नोटेशन में बिग O, थीटा, ओमेगा, इन सब का मीनिंग क्या है। फाइंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग स्टेप काउंट, ये स्टेप काउंट मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी आ जाएगा। एनालिसिस ऑफ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लॉगरिथमिक एंड द वेरी लास्ट एंड इजी वन थिंग दैट इज एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो इसके अंदर हमें 2 ही स्ट्रैटेजी पढ़नी है, डिवाइड, कॉन्कर और ग्रीडी स्ट्रैटेजी। वैसे तो और भी स्ट्रैटेजीज हैं, मैं आपको लिस्ट आउट करके सब कुछ इसके अंदर PPT में अवेलेबल है, सब बताऊंगी, लेकिन जो 2 चीजें हैं आपके सिलेबस में वही हमें पढ़नी होंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब जैसे फॉर्मेट में हमने सिलेबस देखा ना, उसी फॉर्मेट में हम अपनी PPT डिजाइन की हुई है, वही सब आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें क्या पता होना चाहिए
कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एफडीएस, फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम किसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे? डेफिनेटली कंप्यूटर, अपने पीसी के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो दैट इज कंप्यूटर। ठीक है, प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा। हमें सबको पता है कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जिसके ऊपर हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमें उसके हिसाब से आउटपुट जो है वो जनरेट करके देता है। ठीक है, अब इसको हम प्रोग्रामेबल डिवाइस भी कह सकते हैं, जो कि स्टोर करता है, रिट्राइव करता है, प्रोसेस करता है एक डेटा को। या फिर सिंपली हम कह सकते हैं ये क्या है, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है ना। हमें ये सब चीजें तो पता ही है। अब आप बोलोगे ये कहाँ से, कंप्यूटर से स्टार्ट करिए बेसिक्स। तो देखो, बेसिक आप जितना बेसिक से स्टार्ट करोगे उतना आपको अच्छा लगे, मतलब आगे के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स बेसिक थिंग्स से ही आपको आगे की चीजें इजी लगेंगी। अदरवाइज अगर मैं अभी से जंप कर दूं व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ये चीजें आप मिस आउट कर जाओगे एंड दिस definitions will definitely come in your paper. तो we will not मतलब एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे हम, ताकि हमें आगे एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम ना आए। ये बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के भी डेफिनेशन स्टूडेंट्स मिस आउट इन एग्जाम्स, दे डोंट रिमेंबर व्हाट इज इट। ठीक है, परफेक्ट हमें चीज पता है हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू राइट इट इन वर्ड्स एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवर आंसर, एंड दैट्स द थिंग वेयर वी गो बैक इन द पेपर, है ना। तो प्लीज अच्छे से सुन लेना, थोड़ी टाइम के लिए इजी लगेगा, बेसिक लगेगा, उसके बाद वी विल गो टू द डेटा स्ट्रक्चर्स। तो कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। जस्ट सिंपली एक चीज याद रखो, क्या है ये? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अब हार्डवेयर क्या होता है? ऑफ कोर्स थिंग्स विच वी कैन टच, है ना, थिंग्स विच वी कैन टच। कुछ भी आप एग्जांपल ले लो यार, हार्डवेयर तो मॉनिटर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो बेसिक हमने स्कूलिंग में भी पढ़ा हुआ है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो होता है विच वी कैन नॉट टच, वी कैन ओनली सी इनसाइड इट, राइट। तो अब अलग अलग चीजें, अलग अलग फंक्शनैलिटी जो कि हमारे पीसी कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो सब होती है सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलो प्रोग्रामिंग क्या होती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हमने स्टार्टिंग से, हमारे दिमाग में यही है जब से इंजीनियरिंग ली है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पढ़नी है। तो बहुत सारी ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, अलग अलग डेटाबेसेस हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन अभी हमें समझना है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। सिर्फ कोड करना, आउटपुट मिल जाना रन करके इज नॉट प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑफ कोर्स जो आपका लॉजिक बिल्डअप होता है, दैट इज द मेन मोटो ऑफ योर प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस एंड अदर सिंटैक्स यूज्ड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, दैट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस एंड अदर सिंटैक्स यूज्ड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आप सी लैंग्वेज ले लो, C++ ले लो, जावा ले लो, एंड सबसे ज्यादा फेमिलियर आप जिससे हो पाइथन ले लो। आपको पता है कि सबका सिंटैक्स अलग होता है। मैं आपको बोलूं, अगर आपने पाइथन अच्छे से पढ़ा हो, इजी मतलब एकदम बेसिक से आप अगर पढ़े हुए हो, आपने लूप्स पढ़ा है, देन क्या कहते हैं, अलग अलग चीजें पढ़ी हुई है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, ये सब चीजें, स्ट्रिंग्स वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो वो ही चीज आपकी आगे अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी वही चीजें आपको पढ़नी है, लूप्स पढ़ना है अलग अलग, मतलब यही जो मैंने एग्जांपल लिए हैं यही सब आपको दूसरे लैंग्वेज में भी पढ़ना है। बस मतलब डिफरेंस क्या होने वाला है? तो सिंटैक्स का डिफरेंस होने वाला है ना। हम अलग अलग सिंटैक्स यूज करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए, सो दैट इज द ओनली थिंग जहां पर डिफरेंस आ जाता है, एंड वही चीज जो है वहां हमें सिंटैक्स एरर मिल जाता है ना। तो बस मैं तो बोलूंगी एक जो लैंग्वेज है आपकी परफेक्ट कर लो, चाहे पाइथन आपको इजी लगती हो पाइथन में कर लो, या C++ में कर लो, या जावा में कर लो, जो भी आपको इजी लगे बस उसका। लेकिन ऐसा करो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक एकदम बेसिक हेलो वर्ल्ड से जो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम, टिल द एंड आप उसी को करो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका लॉजिक बिल्डअप होगा, आपको पता चलेगा कि ये लूप मुझे कैसे करने हैं, राइट, मुझे फैक्टोरियल कैसे निकालना है, मुझे फिबोनाची सीरीज के लिए कैसा प्रोग्राम लिखना है, मुझे इवन नंबर्स निकालने हैं तो वो कैसे निकालने हैं। अलग अलग चीजों पे जब आप लॉजिक बिल्डअप करोगे तब जाके आपका वो लैंग्वेज तो परफेक्ट होगी, आपका लॉजिक भी बिल्डअप होगा। बस दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स देखना होगा, एंड लॉजिक सेम रहेगा, सेम सब परफॉर्मेंस के साथ आप क्या कर सकते हो, दूसरी लैंग्वेज भी परफेक्ट कर सकते हो। सो दैट इज द ओनली थिंग।
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कमांड्स, ठीक है, जो भी हम कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने कंप्यूटर को एंड अदर सिंटैक्स यूज्ड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। कुछ और डेफिनेशंस जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको पता होना भी बहुत जरूरी है। पूरे लेक्चर में, पूरे यूनिट में हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपको डेटा के बारे में ही पता नहीं है, आपको स्ट्रक्चर के बारे में ही पता नहीं है, तो what is the reason for you to learn that? ठीक है ना। तो प्लीज अच्छे से समझो डेटा क्या होता है। डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कैन यूज। डेटा बहुत सारे फॉर्मेट में हो सकता है। अगर आप कंपनी में जाओ तो कंपनी के अलग अलग डेटा होते हैं, बहुत ह्यूज डेटा होता है, जिसके लिए उन्हें डेटा साइंटिस्ट को रखना पड़ता है, डेटा एनालिटिक्स को रखना पड़ता है। बहुत ज्यादा डेटा अगर होता है तो उसको स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये हो गई कंपनी के बात। हमारी बात करें, हमारे पास भी कुछ ना कुछ डेटा होता है। सपोज मैं एक अपने सब्जेक्ट्स का डेटा कलेक्ट कर लूं, लाइक मेरे पास इतने इतने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मेरे पास इतने इतने मेरे इस सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, तो ये मेरे सब्जेक्ट का डेटा हो गया, राइट। सो दैट इज द डेटा। और अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है, तो दैट इज योर डेटा, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कैन यूज। हमारा कंप्यूटर जिस चीज को यूज कर सकता है, जिस फॉर्मेट में उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है, दैट इज नथिंग बट योर डेटा। आई होप यू आर क्लियर विद इट। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है? एनी नॉलेज दैट कैन बी कम्युनिकेटेड। जनरल एकदम इसका डेफिनेशन दिया है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? देखो यही सारे क्वेश्चन है जो कि आपको टीचर क्लासरूम में पूछने वाले हैं, है ना। आपको यही चीजें बेसिक जो है वो पूछेंगे, अदरवाइज और मतलब आपको अगर आप इंटरव्यू में भी हो ना, तो कभी कभी इतनी बेसिक चीजें पूछ ली जाती हैं एंड डेफिनेटली एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसके ऊपर भी इसको स्किप मत कर देना। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्किप करेंगे, लेकिन जो ये स्किप करेंगे उनको आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो डेटा के बारे में मैंने आपको बता दिया। इंफॉर्मेशन क्या होती है वो हमें पता ही है। एनी नॉलेज दैट कैन बी कम्युनिकेटेड, ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एफडीएस सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रही हूँ, यूनिट 1 पढ़ा रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं आपको, आप उस इन्फॉर्मेशन को ले रहे हो। कहीं ना कहीं आप सेमिनार देने जा रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो स्टूडेंट्स को, इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स ले रहे हैं। इसी फॉर्मेट में अगर आप गूगल पे जा रहे हो, गूगल पे टाइप कर रहे हो कि आपको कुछ कुछ चाहिए और आपको पता है करना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसका मतलब आप गूगल को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो एंड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गूगल आपको वापस दे रहा है ना। तो दैट इज व्हाट योर इन्फॉर्मेशन, है ना। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप के बारे में बात करो। डेटा टाइप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, सबसे ज्यादा कोडिंग के अंदर आपको जो टर्म्स यूज करने वाले हो, वो टर्म्स के अंदर ही उसका मीनिंग आपको मिल जाएगा। डेटा टाइप यानी टाइप्स ऑफ डेटा, सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल और क्या हो सकता है। Specification of how information is represented in the computer as data and the set of operations that can be applied to it computer. Specification of how information is represented in the computer as data. डेटा आपके कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट है, ये हमने जान लिया। जो भी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट है, हमने उसको डेटा भी बोल दिया। लेकिन हमारे कंप्यूटर में बहुत अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो उनको हम सबको अलग अलग डेटा टाइप के अंदर लिख सकते हैं। अगर मैं जाऊं आपको डेटा टाइप के बारे में अगर बताऊं, तो हम सबको पता है कौन से डेटा टाइप्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। याद करो, स्ट्रिंग्स पढ़े हमने, इंटीजर पढ़ा है, फ्लोट पढ़ा है, डबल पढ़ा है, और क्या क्या मतलब बूलियन पढ़ा है। ये सब क्या है आपके? ये सब आपके डेटा टाइप्स हैं। स्ट्रिंग के अंदर क्या कर सकते हैं हम? अलग अलग मतलब जो कैरेक्टर्स का मिक्सचर है वो हम रख सकते हैं ना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दैट इज व्हाट योर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका प्रोग्राम हो जाता है। सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड अलग अलग मतलब वर्ड्स को अगर मिक्सअप करके हम डाल दें, दैट विल बी योर स्ट्रिंग। इंटीजर के बारे में अगर बात करें तो नंबर्स, है ना, नंबर्स वो आपके इंटीजर में आ जाते हैं। फ्लोट के अंदर बात करें तो जो आपके पॉइंट वाले डेसिमल नंबर्स हैं वो आपके फ्लोट में आ जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। बूलियन में ट्रू और फॉल्स आ जाता है। तो डेटा को अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दिया है एंड उनके टाइप्स को जब हम पढ़ते हैं, दैट इज डेटा टाइप्स। तो बस यही है इसका इंफॉर्मेशन, यही आपको डेफिनेशन लिखना होगा अगर एग्जाम में आ गया तो, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ हाउ इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर एज डेटा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, इंटीजर फॉर्मेट में है, बूलियन फॉर्मेट में है, एंड द सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड टू इट, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। Data type specifications and instructions for carrying out operations that are used by a computer to solve a program, ठीक है। तो डेटा टाइप के कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस हो जाती हैं। अलग अलग हम स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस करते हैं, राइट। हम स्ट्रिंग के बारे में अगर बात करें तो अलग अलग ऑपरेशंस करते हैं। टीचर फ्लोट के बारे में बात करें तो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अलग अलग ऑपरेशंस उसके ऊपर हो सकते हैं।
सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, उसमें से अगर हमें कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए तो वी नीड टू ऑपरेट इट, वी नीड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, सो दैट इज ऑल कमिंग टू कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। यहाँ पर मशीन लैंग्वेज क्या होता है? सो द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस। तो देखो, सबसे पहले एक चीज याद रखो, हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो 3 टाइप की होती हैं, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जब हम पाइथन पढ़ रहे थे, पीपीएस पढ़ रहे थे, पाइथन क्या है? ये आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हो जाता है? हाई लेवल, इसका मतलब हाई लेवल कुछ है क्या उसके अंदर? नहीं, एकदम सिंपल इंग्लिश फॉर्मेट में है, जो कि हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एंड वो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंपाइलर उसको क्या कर रहा है? कंपाइल कर रहा है, एंड व्हाट वी आर गेटिंग आउटपुट, यानी कि हम कंप्यूटर से सीधा बात कर पा रहे हैं, राइट। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि कंप्यूटर से हम सीधा बात कर पा रहे हैं, एंड जो हम बोल रहे हैं कंप्यूटर हमें आउटपुट में दे रहा है। सो लो लेवल जो होता है, लो लेवल क्या होता है? हमें पता है कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, कंप्यूटर मेरी इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। मैंने कंप्यूटर को बोल दिया प्रिंट करके दे दो मुझे हेलो वर्ल्ड, क्या कंप्यूटर को वो प्रिंट समझ में आ रहा है? क्या कंप्यूटर को मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो हेलो वर्ल्ड मैंने दिया है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया है, तो मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में आउटपुट देना है? नहीं, कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0 समझ में आता है और 1 समझ में आता है, ये तो हमें पता है, बेसिक है ना। तो ये जो 0 और 1 है ना, यही है आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो आप खुद ही सोचो, जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, बड़ा सा प्रोग्राम, सपोज मैं एक प्रोग्राम एग्जांपल ले लूं, सम, ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर्स आपने लिया है। तो अगर आप उस प्रोग्राम को लिख रहे हो तो आपने अलग अलग चीजें करी। आपने सबसे पहले हेडर फाइल दी आपने यूजिंग नेमस्पेस वगैरह, अगर आप C++ का प्रोग्राम लिख रहे हो। मेन फंक्शन के अंदर आपने 3 वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया, ए, बी और सम, ठीक है। फिर आपने क्या किया? सम जो वेरिएबल है आपने उसके अंदर a+b स्टोर कर दिया, एंड देन सी आउट करके आपने प्रिंट करा दिया सम को, ठीक है। सिंपली ये एकदम फॉर्मेट हो गया बेसिक। तो आपको जो भी सम होगा आपको वो मिल जाएगा, चाहे आप उसको इनपुट लेके करो या फिर आप उसको डायरेक्टली डिफॉल्ट वैल्यूज दे दो, है ना। अब यही चीज अगर मुझे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करनी हो, यानी कि बाइनरी कोड में एक्सप्रेस करना हो, तो मुझे अलग अलग जीरोस और 1 के कॉम्बिनेशन को उठाना पड़ेगा। 0 1 1 0 1 1 ऐसे पैराग्राफ फॉर्मेट में मुझे 0s 1 को यूज करना पड़ेगा, एंड पर्टिकुलर जगह 0 होना चाहिए, पर्टिकुलर जगह 1 होना चाहिए। ये एज अ ह्यूमन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और ना ही मैं कर सकती हूँ। तो कंप्यूटर से बात करने का तरीका 0 और 1 के फॉर्मेट में डायरेक्ट तो है ना, लेकिन हम जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है टू लर्न इट, ठीक है। हम 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, इन सब को 2 बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े कोड्स को वी कांट कन्वर्ट इट टू बाइनरी, सो दैट इज नथिंग बट योर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल के अंदर हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ हमने बीच में क्या रख दिया है? या तो कंपाइलर रख दिया है या तो इंटरप्रेटर रख दिया है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि आपको कोई ना कोई टीचर ने पूछ भी लिया होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस क्या है। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर करता है ये कि वो सिर्फ एक लाइन को जाके इंटरप्रेट करता है, ठीक है, एक लाइन को इंटरप्रेट करता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को एक बार में ही आपका कंपाइल कर देता है। समझ में आ गया? तो कंपाइलर इंटरप्रेटर का डिफरेंस प्लीज अच्छे से ध्यान में रखना। मशीन लैंग्वेज जो हमारा अभी टॉपिक है, इसके ऊपर अब आए तो मशीन लैंग्वेज क्या है? द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जो भी बाइनरी कोड, समझ में आ गया ना, बाइनरी कोड 0 और 1 से होता है, ये तो हमें पता ही है। दैट इज यूज्ड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, दैट इज द मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस आते हैं। देन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? A low level programming language in which a mnemonic is used to represent each of the machine language instructions for a particular computer. यानी कि सिंपली इसके अंदर क्या किया है, ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज ही है, लेकिन इसमें हमें इतना हार्ड नहीं होगा 0s और 1 को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि हम कुछ ना कुछ न्यूमेरिक यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। असेंबलर है। असेंबलर क्या करता है? प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। अब ये जो असेंबली लैंग्वेज हो गई, ये क्या हो गई? ये थोड़ी सी हाई लेवल हो गई हमारे एकदम 0s और 1 से। तो उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड यानी 0s और 1s में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? असेंबलर करता है, ठीक है। सो ये हो गया मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और असेंबलर का। कंपाइलर देख लो। कंपाइलर क्या करता है? अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ऑफ कोर्स आपने पाइथन में कोई कोड लिखा है, C++ में कोई कोड लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा है, तो
कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज हो या फिर मीडियम लेवल लैंग्वेज हो, आप क्या कर सकते हो, उसको सबसे पहले तो आपको मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपका कंपाइलर यूज होता है। अब आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करो, कोड ब्लॉक्स डाउनलोड करो, टर्बो C++ डाउनलोड करो, कुछ भी डाउनलोड करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर का कंपाइलर, है ना। अगर कंपाइलर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको आपका जो प्रोग्राम है, आप बेसिक प्रोग्राम भी लिखोगे तो वो रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज गोइंग टू ट्रांसलेट योर प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड, जिससे मशीन उसको अंडरस्टैंड कर पाए एंड उसका आउटपुट दे पाए, है ना। तो दैट इज अ कंपाइलर। सोर्स कोड क्या होता है, देखा होगा आपने, अलग अलग प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर आप देखते होगे तो उसका कहीं ना कहीं सोर्स कोड वगैरह प्रेजेंट होता है। ज्यादातर तो गिटहब पे हमें सोर्स कोड्स वगैरह मिल जाते हैं। तो वो सोर्स कोड क्या होता है? डेटा टाइप स्पेसिफिकेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑफ कोर्स कोई भी आपने अगर सपोज ये लिख दिया कि मुझे एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको क्या करना है, आपको मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, पूरे क्लास में सब स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको कैलकुलेट करके डिस्प्ले कराने हैं। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने गूगल किया, सर्च किया, तो आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, यानी कि उस पर्टिकुलर आपका जो क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, उसके लिए आपको एक प्रोग्राम मिल जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट योर सोर्स कोड, ठीक है, जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? मशीन लैंग्वेज वर्जन ऑफ सोर्स कोड। समझ में आ गया? जो सोर्स कोड आपने लिखा, राइट, जो सोर्स कोड आपने लिखा, उसको मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी मशीन अपने लिए लैंग्वेज बनाएगी, राइट, तो दैट इज नथिंग बट योर ऑब्जेक्ट कोड। आई होप बहुत क्लियर हो गया होगा सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड। देखो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम देकर इनको एक्सप्लेन किया है, एंड डेफिनेटली ये सब चीजें आपको आपके वाइवा वगैरह में पूछे जाएंगे, ठीक है, तो प्लीज अच्छे से इतना समझ लेना। अब आ जाते हैं हम अपने डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। डेटा स्ट्रक्चर, तो ये सब डेटा स्ट्रक्चर पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे नोट्स वगैरह हैं, एंड अगर आपको हैंड रिटन भी नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करना। एंड ये सारे नोट्स आपको एक अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप जो है वो क्रिएट कर दूंगी सेकेंड ईयर के लिए, जैसे ही मैंने फर्स्ट ईयर के लिए ऑफकोर्स बनाया हुआ है। तो अब आपको वहां पर क्या मिलेंगे, आपको एक गूगल फॉर्म में दे दूंगी, वो फिल करना है आपको, एंड वो प्राइवेट चैनल को ज्वाइन कर लेना है। कुछ अमाउंट ऑफ फीस है जो कि आप पे करके वो ले सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजीली हर आपको नोट्स वहां पर मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक फॉर्मेट में, तो प्लीज वहां पर आप ज्वाइन कर लेना। अब भी मैंने नहीं डिक्लेयर किया है, लेकिन जब आप देखते होगा आई थिंक सो ये वीडियो, तब तक ये आपका जो टेलीग्राम चैनल है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्लीज सबके लिए बता देना, क्योंकि नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको हर चीज बहुत इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है ये तो चलिए, ये तो पीपीटी है। अगर आपको ये पीपीटी भी चाहिए, प्लस हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए, प्लस एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ सब कुछ चाहिए, तो वो भी वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, हर सब्जेक्ट का। आई एम टॉकिंग अबाउट ईच सब्जेक्ट, नॉट ओनली एफडीएस और डीएम। तो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया, सिंपली आपको ऐसे याद रखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, डेटा जो है उसको आपको किस किस फॉर्मेट में आप स्ट्रक्चर कर सकते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशंस वगैरह, इसको क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगेन डेटा क्या है? डेटा देखो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये तो अब हम करते हुए आए हैं तो हमें एकदम ईजी लगेगा। अब डेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है? डेटा ऑब्जेक्ट इज अ रीजन ऑफ स्टोरेज दैट कंटेन्स अ वैल्यू और ग्रुप ऑफ वैल्यू। समझ में आया? डेटा है आपका, सपोज आपका डेटा आपके मोबाइल में प्रेजेंट है, इसका मतलब वही आपका रीजन ऑफ स्टोरेज है, इसका मतलब मोबाइल आपका क्या हो गया, डेटा ऑब्जेक्ट हो गया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, है ना। समझ में आ गया? तो वही है जहां पर आपका डेटा स्टोर हो रहा है, रीजन ऑफ स्टोरेज इज नथिंग बट योर डेटा ऑब्जेक्ट। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। यानी कि हमने जो डेटा है वो मेरा रीजन ऑफ स्टोरेज मुझे पता चल गया कहां पर है, डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर है, लेकिन उसको स्टोर करना, उसको एकदम सिस्टमैटिक वे के अंदर ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, दैट इज नथिंग बट व्हाट योर डेटा स्ट्रक्चर। अलग अलग हमारे क्या होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग हम ऐसे कह सकते हैं कि उसको मेथड्स होते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग और स्टोरिंग डेटा, सो वी कैन मेक इट इजी टू यूज एंड एक्सेस एफिशिएंटली, ठीक है। एग्जांपल अगर मैं लूं, एरे, ठीक है, एरे आपने सुना होगा, ऑफ कोर्स नहीं सुना है तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत बेसिक है लेकिन आपको सबको समझ में आ जाएगा। एरे अगर हम लेके तो इट इज यूज्ड टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आप लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ नंबर सपोज आप ले लो, तो वो आप स्टोर कर सकते हो, है ना। तो ये एक क्या हो गया, एक एफिशिएंट वे हो गई, एक एफिशिएंट मेथड हो गया टू ऑर्गेनाइज द थिंग, ठीक है। तो दैट ऑल कम्स इन योर डेटा स्ट्रक्चर। तो आई होप बहुत इजीली समझ में आ गया। चलो ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्वेश्चन मींस ये टाइप में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक के ऊपर, नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, हमें डेटा स्ट्रक्चर यानी कि डेटा को स्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत ही क्या पड़ी, नीड क्या था हमें ये सब करने का। तो देखो
स्टोर ह्यूज डेटा। अब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हम अलग अलग चीजें यूज करते हैं, तो हमें डेटा जो है, हम डेटा से बहुत ज्यादा डील करते हैं ना। तो जितना हम डेटा से डील करते हैं, देखो सबसे ज्यादा हमारा ह्यूज टाइप ऑफ में डेटा प्रेजेंट होता है। तो इतना सारा डेटा हम कहाँ स्टोर करेंगे? तो उसके लिए कोई ना कोई एक सिस्टमैटिक वे होनी चाहिए, एक माइंड में हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा डेटा यहाँ पे स्टोर है। तो एक पर्टिकुलर मेथड सिस्टमैटिक वे में हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो दैट इज द नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, व्हाई वी यूज डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर फर्स्ट ऑफ ऑल द ह्यूज डेटा। ठीक है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है? देखो अब जैसे मैंने आपको बताया, स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होता है, ताकि हम उसको इजीली क्या कर पाए, मैनिपुलेट कर पाए। तो बस यही चीज आपको याद रखनी है कि आपको ह्यूज डेटा को स्टोर करना है एंड उसको इजीली रिट्राइव करना है। तो फॉर दैट पर्पस आपको डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। देन सेकेंड देख लो, स्टोर्स डेटा इन सिस्टमैटिक वे। ऑफ कोर्स सिस्टमैटिक वे के अंदर ही स्टोर करता है, राइट? डेटा स्ट्रक्चर्स अरेंज डेटा सिस्टमैटिकली, लाइक हाउ अ लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेस बुक्स। ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर कितनी सारी बुक्स होती हैं, कितनी सारी शेल्फ्स होती हैं, लेकिन अलग अलग शेल्फ्स में क्या होता है, उस पर्टिकुलर ऑथर की हो, उस पर्टिकुलर जर्नल की हो बुक्स प्रेजेंट होती हैं, ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि मुझे पता है कि मुझे इस ऑथर की बुक पढ़नी है। तो पूरी लाइब्रेरी में एक एक बुक ना देखूं, सिर्फ उतना पर्टिकुलर शेल्फ देख लूं, मुझे पता चल जाए एंड मुझे वो बुक मिल जाए, है ना? तो इट इज द थिंग कि आप इजीली एक्सेस कर पाओ, इजीली फाइंड कर पाओ जो भी आपको चाहिए। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो इसलिए भी डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। देन रिटेन्स लॉजिकल रिलेशनशिप्स। अब देखो, टू मेंटेन दिस लॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा एलिमेंट्स, फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं, ट्री स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, विच हेल्प्स यू टू रिप्रेजेंट हिरार्चिकल रिलेशनशिप्स। अभी आपको पता नहीं होगा कि ट्री क्या होता है, हम सारी चीजें पढ़ेंगे, स्टैक, क्यू, ट्री वगैरह सब क्या होता है। तो ये जो ट्री होता है ना, ये आपका ये हिरार्चिकल रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करता है। सपोज आपका आप स्कूल, आप अपने कॉलेज का एग्जांपल ले लो, सबसे ज्यादा टॉप पे कौन होता है? आपका एकदम हाई प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल होते हैं। देन उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, एचओडीज, राइट? देन उसके बाद आप बोल सकते हो आपके स्टाफ मेंबर्स है ना, फैकल्टी। देन आप आ जाते हो स्टूडेंट्स, है ना? तो ये क्या है, एक हिरार्चिकल रिलेशनशिप है। तो इसको जो अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको आप ट्री स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट, सबका देखो, सबका रोल अलग है, आपके प्रिंसिपल का रोल अलग है, आपके एचओडी का रोल अलग है, आपकी फैकल्टी का रोल अलग है एंड आपका रोल अलग है। तो इन सबको अगर आपको एक सेट ऑफ थिंग में आपको जो है ना दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप ट्री यूज करते हो, ट्री फॉर्मेट यूज करते हो। तो ये है ट्री डेटा स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? तो दैट इज द थिंग व्हाट रिटेन्स लॉजिकल रिलेशनशिप। फोर्थ क्या है, प्रोवाइड्स वेरियस स्ट्रक्चर। देखो, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफर वेरियस वेज टू स्टोर डेटा। अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के, अभी नेक्स्ट स्लाइड जो हो गया आपको उसमें पता चल जाएगा कि अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के कितने कितने साइज है वो स्टोर करते हैं, राइट? सच एज एरे है, फॉर सिंपल लिस्ट आप यूज कर सकते हो उसको। मतलब ये क्या है, देखो एक पर्टिकुलर वे है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर डूइंग पर्टिकुलर थिंग। हमारे दिमाग में क्लियर है, अगर मुझे लिस्ट बनानी है तो मैं एरे को यूज करूंगी, अगर मुझे अलग अलग पैराग्राफ्स लिखना है तो मैं स्ट्रिंग का यूज करूंगी, मुझे एक ही कैरेक्टर लिखना है, सपोज मुझे सिर्फ डिवीजन मेंशन करना है तो मैं कैरेक्टर का जो अपना यूज करूंगी। सो दैट्स ऑल कम इन दिस, ठीक है? तो दैट इज प्रोवाइड्स वेरियस स्ट्रक्चर हो गया। स्टैटिक एंड डायनेमिक फॉर्मेट्स, देखो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग फॉर्मेट के होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में ऑफ कोर्स आपको पता चल जाएगा क्लासिफिकेशन। तो अब जान लो, स्टैटिक होता है और डायनेमिक होता है। स्टैटिक और डायनेमिक दो फॉर्मेट्स हैं। तो स्टैटिक के अंदर आपका ऑफ कोर्स एरे आ जाता है, जो उसके अंदर एक फिक्स साइज है, ठीक है? अगर आपने एरे डिफाइन किया है 10 नंबर्स का, तो उसका साइज फिक्स हो गया कि वो सिर्फ 10 ही नंबर्स को स्टोर करेगा, ठीक है? लेकिन डायनामिक क्या है, डायनामिक के अंदर आ जाता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो ऑफ कोर्स हम पढ़ेंगे। लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, विच कैन ग्रो और श्रिंक, यानी कि आप चाहो तो उसको बढ़ा भी सकते हो, चाहो अगर कोई बीच में से निकल गया, सपोज आपने कंपनी के मैनेजर्स को स्टोर करा है एंड आप कोई भी कंपनी का मैनेजर कोई भी रीजन से अगर वो निकल गया, तो यू कैन श्रिंक इट, है ना? सो आप अपने हिसाब से उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। दैट इज डायनेमिक। अगर मैंने एरे 10 का बनाया तो मुझे 10 ही, उसका जो साइज है वो 10 फिक्स हो चुका है। डायनेमिक में साइज फिक्स नहीं होता है। सो दैट इज द थिंग। फिर है बेटर एल्गोरिथम। तो अनेबल्स by using appropriate data structure, algorithm can run more efficiently, हमें पता है। तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत सारे हैं जो कि स्पीड अप कर देते हैं हमें। अगर मैं ग्राफ के बारे में बताऊं तो सपोज सबसे इजी एग्जांपल आपके ग्राफ का है कैब्स। ओला कैब, उबर कैब हम लोग सब यूज करते हैं। तो अगर मैंने घर पे बैठ के, मुझे सपोज किसी पर्टिकुलर मॉल में जाना है, मैंने वहां तक की डिस्टेंस डाल दी,
तो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जो भी मेरे पास ड्राइवर प्रेजेंट होगा वो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। सो दिस इज द थिंग लाइक कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है बिटवीन लोकेशन कंपेयर्ड इज मतलब वो कंपेयर किया जाता है बाय यूजिंग अ सिंपल लिस्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल कम्स इन लाइक मेकिंग योर एल्गोरिथम्स बेटर, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है ये एक इसका एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। सो आई होप कि मैंने अच्छा सा टाइम लेके इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है, नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो प्लीज बिल्कुल भी बोर मत होना, ठीक है। मैं बोर होने के लिए आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम गिविंग यू परफेक्ट मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ना कंप्लीट उतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने का ट्राई कर रही हूँ। तो प्लीज मुझे कमेंट करके अच्छी अच्छी चीजें बोलते जाओ यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज द थिंग, नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। सो आई होप अब तक जो भी हमने पढ़ा ये आपको बहुत इजीली समझ में आ चुका होगा। नाउ दिस इज द मेन स्लाइड, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजीली आपको इसको समझना है, बिल्कुल अपना दिमाग काम कर लो, चाहो तो अभी वीडियो को पॉज करके पानी वगैरह पी लो एंड देन कम टू इट, ओके। तो क्या है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, हमने डेटा के बारे में पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन पढ़ लिया, स्ट्रक्चर क्या होता है पढ़ लिया, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है पढ़ लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट है अब टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये जो आपको ये टेबल दिखता होगा टाइप्स एंड बाइट्स, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको याद कर लेना है, क्यों, क्योंकि देखो हमें डेटा टाइप्स क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, क्यों मैं सिर्फ 1 लिखूं और मेरा मतलब कंप्यूटर समझ ले कि ये इंटीजर है एंड उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दे। ऑफ कोर्स हाँ वो पाइथन में होता है, लेकिन why I need to mention integer in C++, why I need to mention float in integer, why I need to mention character in integer। तो ये इसलिए होता है ताकि आप जो भी उसके अंदर वैल्यू स्टोर करो वो उस पर्टिकुलर टाइप के बाइट्स में जो है ना स्टोर हो जाए। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पर क्या है, बुलियन है, ठीक है। बुलियन तो वो बाइट्स क्या है, सिर्फ 1 बाइट है, यानी कि ट्रू या फिर फॉल्स, है ना, बुलियन वैल्यू। तो वो क्या करता है, जैसे ही आपने बुलियन डिक्लेयर करा ना तो आपके मेमोरी में उस बुलियन के सिर्फ 1 बाइट जो है वो आपकी बन जाती है। इसका मतलब या तो ट्रू होगा आप उसके अंदर स्टोर करोगे या तो फॉल्स आप उसके अंदर स्टोर करोगे। ये जो है ना ये पहले से ही आपके बने हुए हैं, ठीक है। ये साइज पहले से ही बने हुए हैं बाइट्स, एंड यही जो है यूज होते हैं जब आप कोई भी डेटा टाइप को मतलब डिक्लेयर करते हो, ठीक है। उसके बाद बाइट, देखो बाइट भी उसके अंदर भी 1 है। कैरेक्टर में कितने बाइट्स होते हैं, याद रखना हमेशा 2 बाइट्स होते हैं। इंटीजर आपका 4 बाइट का होता है। आपने इंटीजर a इक्वल टू कुछ भी आपने डिक्लेयर किया तो आपके मेमोरी में 4 बाइट्स की एक मेमोरी जो है वो क्रिएट हो जाती है, जिसमें इंटीजर जो भी आपने स्टोर मतलब डिक्लेयर किया है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। वैसे ही फ्लोट के भी 4 बाइट्स होती हैं। लॉन्ग जो होता है, लॉन्ग की 8 बाइट्स होती हैं, ये याद रखना। डबल की भी 8 बाइट्स होती हैं। सो दिस आर ऑल द थिंग्स, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ व्हाट डेटा स्ट्रक्चर, एक तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। देखो बहुत इजीली समझना, जितना इजीली समझोगे उतना इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कुछ इसके अंदर हार्डकोर रॉकेट साइंस नहीं है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर होता ये है कि ये बेसिक टाइप ऑफ मतलब बेसिक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है प्रिमिटिव, ठीक है, विच इज प्रोवाइडेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये फ्लो चार्ट देखो जिसमें मैंने डेटा स्ट्रक्चर को 2 इसमें डिवाइड किया है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्रिमिटिव के अंदर आप देखो तो प्रिमिटिव के अंदर एकदम बेसिक टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, पॉइंटर हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंटर है ये इसका भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बहुत इजी लगेगा। सबको पॉइंटर्स का टॉपिक बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, लेकिन नो इट्स वेरी इजी, आप जब समझोगे ना अच्छे से तो बहुत इजीली समझ में आएगा। तो देखो इंटीजर ये आपके प्रिमिटिव में आ जाता है, फ्लोट आपके प्रिमिटिव में आता है, कैरेक्टर एंड पॉइंटर्स ये सब आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। प्रिमिटिव ये आप सिर्फ एक वर्ड से याद रखो, बेसिक टाइप्स, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक टाइप्स होते हैं। इंटीजर क्या करता है, इंटीजर स्टोर करता है हमारे होल नंबर को, ये चीज याद रखना। एग्जाम्पल इंट एज इक्वल टू 25 है ना, ऐसा अगर हमने किया, आप अभी हम ये सब पढ़ने के बाद हम लोग कोड करके भी देखेंगे, मैं आपको वहां पर भी सब एक्सप्लेन करूंगी कि आपको कैसे यूज करना होता है इंटीजर, फ्लोट एंड ऑल, ठीक है। फ्लोट क्या होता है, इंट एज अगर सॉरी इंट एज नहीं, फ्लोट हाइट आप अगर लो, है ना, फ्लोट हाइट अगर आप किसी की भी हाइट ले लो, 5.9 किसी की हाइट है तो आपको उसको स्टोर कराने के लिए आपको फ्लोट का यूज करना पड़ेगा, है ना। इंटीजर का यूज करोगे तो सिर्फ 5 ही होगा, यानी कि 5.9 का 0.9 हट जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा जो इंटीजर है वो होल नंबर से डील करता है ना। तो इसके लिए आपको फ्लोट यूज करना पड़ेगा जहां पर आपको डेसिमल नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। कैरेक्टर क्या करता है, देखो कैरेक्टर स्टोर सिंगल कैरेक्टर। एग्जाम्पल अगर आपको सिर्फ ए स्टोर कराना है, आपका डिवीजन ए है
तो सिर्फ आपको कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा। पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर एक पर्टिकुलर वेरिएबल है ना उसका एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है, सिर्फ उसका एड्रेस स्टोर करता है, बिल्कुल उसके डीप में मत जाओ अभी। तो यही होता है आपके पॉइंटर्स का। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर देखो क्या होते हैं। नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं जो कि प्रिमिटिव से ही डिराइव होते हैं, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स को प्रिमिटिव से ही डिराइव किया गया है। दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड आर बिल्ट यूजिंग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स ओनली। समझ में आ गया? थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं ये क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ये इतने बेसिक हैं कि इनसे ही आप जो है आपने इनको बनाया हुआ है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स को। तो इसके अंदर क्या है, एरेज है, लिस्ट है, फाइल्स है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल पहला क्या है, एरे। एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसको हम एक मतलब स्टोर करते हैं कंटीजियस ब्लॉक के अंदर। कंटीजियस ब्लॉक आपको याद रखना है ऑफ मेमोरी। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो एक लिस्ट याद रखो, आप एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, समझ में आ गया? देखो आप सपोज आप ऐसा करो, मैं आपको मतलब लिख के भी कोड करके भी दिखाऊंगी, लेकिन जब आप एरे क्रिएट करते हो तो सिर्फ एक वेरिएबल में आपका काम हो जाता है। अदरवाइज अगर आपको 100 जो है वैल्यू स्टोर करनी है तो आप क्या करने लग जाते हो, 100 वेरिएबल्स को बनाने लग जाते हो। इज इट अ परफेक्ट वे, इज इट अ फिजिबल वे? नो। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप इस एरे यूज कर सकते हो, ठीक है। हम हर चीज के बारे में सब पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ऊपर बता रही हूँ कि वो चीजों के अंदर है क्या। लिस्ट होता है, लिस्ट क्या है, लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ही है दैट कैन बी एक्सेस्ड इन वेरियस वेज। लाइक लीनियर लिस्ट हो जाती है ना, देखो लीनियर लिस्ट है, नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट के अंदर आपके स्टैक्स क्यूज आ जाते हैं। अब लीनियर लिस्ट का मतलब क्या है, जिसके अंदर आपके आइटम्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर अरेंज्ड है। समझ में आ गया? तो वो होते हैं लीनियर लिस्ट। और नॉन लीनियर लिस्ट वो होते हैं जिसमें सीक्वेंशियल मैनर के अंदर एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, अरेंज नहीं होते, है ना। लीनियर लिस्ट के बारे में बात करें तो स्टैक्स एंड क्यूज। स्टैक क्या होता है, देखो विच इट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। समझ में आ गया? इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सपोज मेरे पास 5-6 बुक्स हैं, ठीक है, मेरे पास सपोज 5 बुक्स हैं, ओके। मैंने क्या किया, मैंने पहले एक बुक उठाई, उसको अपने हाथ में रख लिया, दूसरी बुक उठाई, उसको अपने हाथ में रख लिया, वैसे ही तीसरी उठाई, वैसे ही फोर्थ उठाई, वैसे ही फिफ्थ उठाई। तो मैंने क्या किया, 5 बुक्स मैंने ऐसे अपनी इकट्ठा कर ली। मेरे हाथ में अभी 5 बुक्स हैं, ठीक है। मैंने जिस फॉर्मेट में उठाई, पहले मैंने पहली वाली उठाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, ठीक है। अब मुझे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, वही बुक्स को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले मैं कौन सी बुक को उठाऊंगी, ये याद रखो। सबसे पहले मैं कौन सी बुक उठाऊंगी, सबसे पहले मैं 5th वाली बुक उठाऊंगी जो कि मैंने 5th वाले पॉइंट पे रखी थी। समझ में आ गया? तो पहले मैं उसको दूंगी, उसके बाद 4th दूंगी, उसके बाद 3rd दूंगी, फिर 2nd दूंगी, फिर 1st दूंगी जब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आएगा, ठीक है। लेते वक्त मैंने किस फॉर्मेट में लिया, मैंने पहले 1 2 3 4 5, लेकिन जब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मेरा ऑफकोर्स मैंने जो सबसे लास्ट में रखी थी वो मैं फर्स्ट आउट करूंगी, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट क्या इसको बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, ठीक है, लीफो प्रिंसिपल इसको बोला जाता है। तो ये होता है स्टैक के अंदर। समझ में आ गया? बेसिक मतलब स्टैक का यही चीज आपको याद रखनी है। स्टैक का अगर किसी ने भी आपको पूछा कि क्या आपको पता है स्टैक के बारे में, तो यही आपको बोलना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल फॉलो करता है हमारा स्टैक, ठीक है। तो ये एग्जांपल आई होप आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। स्टैक क्या होता है, क्यूज देख लो। क्यूज का मतलब क्या है, क्यूज यानी कि सपोज आप बैंक की लाइन में लगे हुए हो, ठीक है, या फिर आप ये समझ लो आपके कॉलेज में आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, तो आप लाइन में लगे हुए हो, आपकी टीचर डेस्क पर बैठी है एंड आपको जो है असाइनमेंट उसको सबमिट करना है। तो सबसे पहले जो आया वो फर्स्ट लाइन में खड़ा होगा, सेकंड जो आया वो फर्स्ट के बाद खड़ा होगा, फिर ऐसे ही 3rd 4th 5th 6th 7th ऐसे क्यू बन जाएगी, है ना, लाइन बन जाएगी। तो जो मैम जब आएंगी तो मैम सबसे पहले किसकी नोटबुक चेक करेंगी, सबसे पहले वो जो फर्स्ट आया है उसकी नोटबुक चेक करेंगी, उसके बाद जो सेकंड आया है उसकी नोटबुक चेक करेंगी। यानी कि जिस फॉर्मेट में लोग आए थे उसी फॉर्मेट में जो है आपका प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, ठीक है, फीफो प्रिंसिपल। तो ये होता है क्यूज के अंदर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये होते हैं लिस्ट के अंदर। लीनियर लिस्ट में स्टैक्स क्यूज आ जाते हैं। अब नॉन लीनियर लिस्ट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आइटम्स आर नॉट अरेंज्ड इन सिक्वेंशियल मैनर इन दिस, ठीक है। इसके अंदर ग्राफ्स और ट्रीज, ये 2 एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करता है, ग्राफ रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन आइटम एज नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। यानी कि आप अगर सोशल नेटवर्क कनेक्शंस देखो तो वो एक
ग्राफ के मदद से आप जो मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ट्रीज के बारे में बात करें तो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था प्रिंसिपल, एचओडी, आपके फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स के बारे में, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ हिरार्चिकल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये जो हिरार्चिकल स्ट्रक्चर है विद रूट एंड चाइल्ड नोड्स, इसको आप बोलते हो क्या, ट्रीज। या फिर आप फैमिली ट्री भी आप मतलब यूजिंग डिफरेंट आप अगर शो कर रहे हो जनरेशंस, तो दैट आल्सो कम्स इनटू ट्रीज। सो आई होप कि ये बहुत ज्यादा क्लियर हो गए होंगे, जो कि वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा हाई मतलब ओवर लगते होंगे कि भाई इनमें क्या क्या होने पड़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनके बारे में, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया प्रिमिटिव एंड आर दोज विच आर प्री डिफाइंड वे ऑफ, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये इनके परफेक्ट डेफिनेशंस हैं। प्रिमिटिव के बारे में देखो तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर दोज विच आर प्री डिफाइंड वे ऑफ स्टोरिंग डेटा बाय द सिस्टम। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट ये सब जो है इनको हम करके देखें कोड के अंदर, ठीक है। तो चलिए आपके पास अगर विजुअल स्टूडियो कोड है तो वो आप क्या करो, खोल लो, है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है जो कि मैंने खोल लिया है। आप जिसमें चाहो उसमें करो, ठीक है, जिसमें चाहो उसमें करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑफ कोर्स आप जब भी C++ में फाइल जब बनाते हो तो आप क्या करते हो, .cpp एक्सटेंशन यूज करते हो। आई होप सबको पता ही होगा। तो जो है हम C++ के अंदर करके देखेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको C++ ही पढ़ाई जाएगी पूरे सेकंड सेमेस्टर। तो डेटा टाइप्स, अब देखो C++ का फॉर्मेट क्या होता है, हमेशा हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हैश इंक्लूड, है ना, आईओस्ट्रीम। अब देखो इन सब का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। हम क्या कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, ये सब चीजों को याद कर लेते हैं ना। ये सब चीजों को याद करना इज नॉट द परफेक्ट वे। आपको एग्जामिनर कोई भी पूछ सकता है कि ये इसका मतलब क्या है, इंक्लूड का मतलब क्या है, आईओस्ट्रीम का मतलब क्या है, यूजिंग नेम स्पेस, एसटीडी, इन सब का मतलब क्या है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता हो ना। तो अगर आप बोलोगे तो मैं ऑफ कोर्स C++ के ऊपर एक ट्यूटोरियल पूरे मतलब लेकर आऊंगी, एंड ऑफ कोर्स उसको ज्यादा ही टाइम लगेगा। रोज रोज हम जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तो आपकी लैंग्वेज भी परफेक्ट होती जाएगी एंड सब कुछ आपको उसमें से पता चलता जाएगा। तो प्लीज मुझे आप बताना अगर आपको पढ़ना हो तो, ठीक है। तो चलिए ये हो गया इंट मेन। आई होप आपको सब इजीली दिखता होगा, ठीक है। अब इंट मेन कर दिया मैंने। इंट मेन के अंदर आप हर चीज लिखते हो। तो ये जो है आपका सिंपल फॉर्मेट है जिसके अंदर आपको अपना C++ प्रोग्राम लिखना होता है। अब जैसे कि मैंने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स कौन से डेटा टाइप्स हैं आपके, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, ये सब है, राइट। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर और अच्छे से क्या लिख सकती हूँ कि हम पढ़ रहे हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक डिफाइन करना है। सपोज मैंने इंट एज डिफाइन किया, इंट एज सपोज 19, ठीक है, इंट एज 19। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि है एज, है ना, एंड उसका फॉर्मेट क्या है, उसका डेटा टाइप है इंट, ठीक है। ये मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर दे दी, एंड सपोज मुझे इसको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। प्रिंट मैं करवा देती हूँ एज, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, देखो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर मुझे मिल गया 19, है ना। तो अगर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर शो किया क्या, ये इंटीजर है, राइट। अगर मैंने यहाँ पर, मैं आगे यहाँ पर लिख देती 0.008, ठीक है, 0.008 लिख देती एंड फिर उसके बाद रन करती, तो यहाँ पर मुझे फिर से आउटपुट 19 ही मिला। क्यों मुझे 19 मिला, क्योंकि मैंने इंटीजर जो है ये मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि अभी चलो ये हो गया किसका, इंटीजर के बारे में, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर है। अब मैं क्या करती हूँ, एक फ्लोट यूज करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या, फ्लोट में मैं लिखती हूँ, सपोज मैंने जो एग्जाम्पल लिया था वही हाइट 5.9, ठीक है। एंड उसके बाद मैं इसको कर दूंगी सी आउट में कर देती हूँ क्या, हाइट, ठीक है, जो भी मैंने अभी लिखा, एंड सेमीकोलन। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास देखो क्या आया, देखो मैंने क्या यूज नहीं करा, मैंने यहाँ पर एंडल यूज नहीं करा, राइट। एंडल आपको यूज करना है, तब जाके क्या होगा, आपकी जो लाइन है वो सेपरेट हो जाएगी।
समझ में आ गया? देखो 19 और 5.9, ठीक है। ये जो ऊपर वाला 19 है ये आपके एज का है, एंड ये क्या है, देखो ये बराबर 5.9 में हो गया। क्यों हुआ 5.9 में? क्योंकि यहाँ पर हमने डिफाइन किया है फ्लोट को, ठीक है। ये बहुत बेसिक थिंग्स है, आई नो कि सबको पता होंगी, लेकिन यू हैव टू नो द थिंग्स। कैरेक्टर के बारे में बात करें, सपोज मैंने कैर डिस्प्ले किया एंड उसका नाम दिया डिवीजन, ठीक है। तो मेरा डिवीजन है सपोज ए, ठीक है, डिवीजन है मेरा ए, एंड देन मैं क्या कर रही हूँ, सी आउट कर रही हूँ अपने डिवीजन को, ठीक है। यहाँ पर आप एंडल जरूर दे देना, नहीं तो वही वो वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये सेमीकोलन, तो जब मैं इसको रन करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो ए, है ना। तो ये है कैरेक्टर, तो इसके अंदर आप सिर्फ एक जो आपका एक कैरेक्टर है ना उसको आप स्टोर कर सकते हो। फिर पॉइंटर के बारे में अगर बात करें तो देखो पॉइंटर सबसे ज्यादा क्यों यार सबको हार्ड लगता है, आई डोंट नो, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। क्या करता है आपका पॉइंटर, आपके जो भी वैल्यू होगी उस वेरिएबल होगा उसका एड्रेस स्टोर करता है और कुछ भी नहीं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है इंट नंबर, ठीक है, इंट नंबर है मेरे पास 10, ठीक है, इंट नंबर है 10। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं पॉइंटर को डिफाइन करती हूँ। पॉइंटर जो है इसे स्टार से होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने इंट लिख दिया, इंट स्टार यहाँ पर पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर विच इज इक्वल टू। अब पॉइंटर में अगर आपका एड्रेस जब आपका स्टोर करना होता है तो आपको ये यूज करना पड़ता है, ठीक है, एंड वाला सिंबल, ठीक है। यहाँ पर आप लिखते हो नंबर जो भी मेरा था, ठीक है, उसके यही आपको करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो, सी आउट कर सकते हो। तो ये वाला सिंपल फॉर्मेट आपका किसका होता है, ये सिंपल। देखो यहाँ पर अभी मैंने सी आउट नहीं करा है, सी आउट अगर मैं करूँ तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन ये जो है ये सिंपल आपका फॉर्मेट है किसका, पॉइंटर का। बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये सब क्या है, आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके अंदर हमने इंट करके एज को स्टोर किया, देन देखो यहाँ पर फ्लोट को स्टोर किया, देन कैरेक्टर को स्टोर किया, देन आपने जो है पॉइंटर डिफाइन किया, ठीक है। तो ये सब हैं आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इन चारों को प्लीज और प्लीज अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने 2 सेमीकोलन दे दिए थे, तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से करना है, ठीक है। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, ये 4 आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए जब भी आपको कोई बोले कि आपको प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। उसके बाद देखो हमने एरेज वगैरह, लिंक लिस्ट वगैरह ये सब चीजें पढ़ी है ना। तो ये सब चीजें पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा अभी अगर मैं उसका एग्जाम्पल दूं ना तो बहुत ज्यादा बड़े कोड्स हो जाते हैं इन सब के, लिंक लिस्ट वगैरह के, क्यू के। एरे का मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लेकिन ये ग्राफ्स वगैरह हो गए, तो ये जो है ज्यादा बहुत ज्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए C++ की, तब जाके आप इनका कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो क्या कि आपने अभी क्या पढ़ा, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े। मैं चाहूँ तो आपको एरे का भी एग्जांपल दे सकती हूँ अभी, ठीक है। एरे यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो चलिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ, array.cpp, ठीक है, array.cpp। यहाँ पर आप क्या कर लो, अपना सारे जो कोड है वो लिख लो आपके C++ का, iostream using name space std, ठीक है। उसके बाद आपको कर लेना है int main के बाद आप लिख लोगे रिटर्न 0, ठीक है, रिटर्न 0 में स्पेस होनी चाहिए यहाँ पर। तो अगर आपको एरे को डिक्लेयर करना है, ठीक है, आप एरे डिक्लेयर कर रहे हो, तो सपोज यहाँ पर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया इंट नंबर्स, ठीक है, इन नंबर्स। तो आपको यूज करना होता है क्या, आपको यूज करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। सपोज मैं यहाँ पर लिखा है 4, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 4 एंड इक्वल करके अब मैं जो हूँ अपनी लिस्ट को डिफाइन कर रही हूँ। तो ये है मेरे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हो गए, ये हो गई मेरी एरे, ठीक है, इसको बोलते हैं एरे, जिसमें मैंने क्या किया, पहले तो डेटा टाइप डिफाइन किया, उसके बाद मैंने वेरिएबल का नाम दिया, उसके बाद मैंने एरे डिफाइन की जिसमें मैंने सिर्फ 4 नंबर्स लिए, ठीक है। अब ये याद रखना कि यहाँ पर मैंने 4 लिए हैं ना, तो यहाँ पर 4 ही होने चाहिए, अदरवाइज मैं यहाँ पर अगर 4 नहीं भी लूं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सी आउट करके देखते हैं, सी आउट नंबर्स, ठीक है। वैसे तो देखते हैं क्या आता है आंसर। देखो यहाँ पर क्या आया, मुझे कोई ना कोई मतलब ऐसे क्या बोलते हैं इसको, गार्बेज वैल्यू मुझे मिल गई है ना, गार्बेज वैल्यू मुझे मिल गई। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, इनिशिएट करना पड़ता है। अदरवाइज आप इसको कैसे दिखा सकते हो, अगर आपको कोई भी एलिमेंट को अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि नंबर्स एंड यहाँ पर आप लिख सकते हो 0, ठीक है। यहाँ पर मुझे 0 इंडेक्स पे जो है उसको यहाँ पर लिखना है, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो 1 मिल जाएगा,
है ना। समझ में आया क्या किया यहाँ पर? ये देखो हमेशा जो ये फर्स्ट वाला नंबर होगा आपके एरे में, जो फर्स्ट वाला नंबर होगा वो उसका इंडेक्स 0 होता है, सेकंड वाला जो होगा उसका इंडेक्स क्या होता है 1 होता है, उसके जो थर्ड वाला है उसका इंडेक्स 2 होता है, एंड ये जो है इसका इंडेक्स 3 होता है। तो ये जो है मैंने इंडेक्स के हिसाब से क्या किया, इसको एक्सेस करा, नंबर्स पहले लिखा मैंने और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैंने वो इंडेक्स को पास किया। देखो मैं इसको हवर करूंगी तो मुझे यहाँ पर मिल भी जाएगा इंटीजर जो कि 0th इंडेक्स पर प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखूं, देखो इसको ही मैं यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ, तो मुझे यहाँ पर देखो यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मैं 1 लिखूं, यहाँ पर मैं लिखूं 2, है ना, तो यहाँ पर अगर मैं एंड एल डालती चलूं, ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया एंड एल, है ना, एंड एल लिख दिया, तो क्या होगा मुझे एक एक लाइन में मिल जाएंगे, ठीक है, कोड्स। एंड यहाँ पर मैं 3 भी लिख लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, 3। तो देखो लाइन वाइज मुझे जो है मेरी वैल्यूज मिल जाएंगी, देखो यहाँ पर मिली अच्छा मैंने पहले 1, देखो मैंने क्या किया, पहले इंडेक्स 1 लिख दिया, है ना। यहाँ पर अगर मैं 0 लिखूं, फिर यहाँ पर अगर मैं लिखूं 1, है ना, तो मुझे अब क्लियर मिल जाएंगे। देखो समझ में आ गया ना कैसे फॉर्मेट में हमें आंसर मिल रहा है। तो ये देखो 1 2 3 4। अब सपोज मैंने यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर दी, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, यहाँ पर लिख दिया क्या 14, यहाँ पर लिख दिया मैंने 23। तो अब देखो मुझे क्या मिलता है, देखो मिल गई मुझे वैल्यूज उसी हिसाब से। तो ये इंडेक्स के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, एक्सेस कर दिया अपने एरे को। तो दिस इज द थिंग जैसे जिससे हम क्या कर सकते हैं, एरे को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मेट ऑफ एरे, ठीक है, एरे का फॉर्मेट। तो आई होप समझ में आया आपको कि कैसे करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑफ व्हाट, दिस इज ऑफ नॉन प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है सब कुछ। चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मैंने बहुत सारा आपको एग्जांपल्स वगैरह भी देके समझा दिया, अब तो आपको सब कुछ अब इजीली पता चल गया होगा कि प्रिमिटिव अगर बोलें तो क्या आता है, नॉन प्रिमिटिव अगर बोलें तो क्या आता है। ये डेफिनेशन आप देख लेना प्रिमिटिव का एंड नॉन प्रिमिटिव का। सो आई होप आई डोंट हैव टू गिव मच मोर टाइम ऑन दिस। अब लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे अगर आप आए तो हमें क्या बताना होगा, देखो सबसे पहले है आपका डेफिनेशन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। linear data structure traverses the data element sequentially in which only one data element can directly be reached। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे ज्यादा इजी इसका डेफिनेशन ये होगा, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिक्वेंशियल डेटा, ठीक है। सिक्वेंशियली आपको क्या करना है, अपने डेटा को यूज करना है, रिप्रेजेंट करना है, तब आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लीज ये जो ये नेमिंग है ना, इसको प्लीज अभी इग्नोर कर देना, गलत हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपको याद रखना है क्या, यूज टू रिप्रेजेंट सिक्वेंशियल डेटा, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल आपका एरे का आ जाता है, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, तो ये सीक्वेंस एक फॉलो करते हैं, इसलिए इनको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। नॉन लीनियर के अंदर आता है एवरी डेटा आइटम इज अटैच्ड टू सेवरल अदर डेटा आइटम्स इन अ वे दैट इट इज स्पेसिफिक फॉर रिफ्लेक्टिंग रिलेशनशिप्स, है ना। तो ये सिर्फ आप सिंपल एग्जांपल दे सकते हो, या फिर आप ये लिख सकते हो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट हियरार्चिकल डेटा, जिसमें एग्जांपल आ जाता है आपके ट्री का, ग्राफ का, है ना। तो ये सब आप आई होप समझ में आ गया होगा लीनियर एंड नॉन लीनियर। यहाँ पर है आपका क्या डिफरेंस, तो डिफरेंस में आपका क्या है, सबसे पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिक्वेंशियल डेटा, ठीक है, मैंने आपको अभी जो बताया। एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या करते हैं, दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट हियरार्चिकल डेटा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर इजी टू इंप्लीमेंट। इजियर टू इंप्लीमेंट का मतलब क्या है, आप एग्जांपल अगर लो एरेस का, लिंक लिस्ट का, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, विच इन्वॉल्व सिंपल सिक्वेंशियल स्टोरेज या फिर पॉइंटर्स, तो ये इजी टू इंप्लीमेंट है। नॉन लीनियर के बारे में बात करें तो दे आर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। व्हाई दे आर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, अगर ट्रीज और ग्राफ्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं टू मैनेज नोड्स, अदर रिलेशनशिप्स एंड ऑल। तो ये जो है आपका नॉन लीनियर थोड़ा सा डिफिकल्ट है फॉर इम्प्लीमेंटेशन। देन इम्प्लीमेंटेशन क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे एंड लिंक लिस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो आपको इम्प्लीमेंट करना होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को, तो दे आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरेज एंड लिंक लिस्ट ओनली। इसके कोड एग्जांपल्स भी यही है। एंड आपका जो नॉन लीनियर है, इसमें आप क्या कह सकते हो, दे आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर मोस्टली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। तो लिंक लिस्ट ज्यादातर यूज हो जाता है आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। एग्जांपल में देखो, बेसिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर लिस्ट, स्टैक, क्यू, है ना। इसके अंदर आप लीनियर फॉर्मेट, सीक्वेंस एक फॉलो कर रहे हो। लेकिन ट्रीज और ग्राफ्स में आप सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो क्या, नहीं, आप एक हायरार्चिकल रिलेशनशिप बता रहे हो, है ना। सो दैट ऑल कम्स इन योर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर।
फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वी डोंट नीड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? यहाँ पर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वी नीड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एज वेल। कैसे? देखो, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमने क्या बोला, हम इनको डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं ना, स्टोरिंग अ लिस्ट ऑफ आइटम्स सच एज नेम्स और नंबर्स इन अ सिंपल फॉर्मेट। बट एरे जो है इसका आप ऐसे नहीं है कि आपको नॉन लीनियर जो है वो यूज ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लीनियर को ही, जो नॉन लीनियर है वो ही डिराइव है आपके लीनियर से, है ना। तो नॉन लीनियर को लीनियर की जरूरत है, बट लीनियर को नॉन लीनियर की जरूरत एज सच नहीं है। ठीक है, यूजेज देख लो, यूज दीज आर मोस्टली यूज्ड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो, लाइक टू डू लिस्ट वगैरह आपको अगर बनानी है, टास्क इंप्लीमेंट करने हैं, तो आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो। नॉन लीनियर में these are used for the development of game theory, artificial intelligence, image processing। तो जैसे हमने बोला कि सोशल नेटवर्क कनेक्शंस या फिर आप फाइल डायरेक्टरीज को जो है मैनेज कर सकते हो, सो दैट्स ऑल कम्स इन योर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलो, स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। देखो, अभी तक हम डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स के अंदर ही है एंड ऑलमोस्ट 1 घंटा होने आ गया है। ठीक है, तो स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर देखो, स्टैटिक का मतलब क्या, मैंने आपको स्टैटिक और डायनामिक एकदम स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं, है ना, एकदम स्टैटिक में ही आपको मैंने बता दिए हैं। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन और कलेक्शन ऑफ डेटा इन मेमोरी दैट इज यूज्ड इन साइज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो, स्टैटिक डेटा का एक फिक्स साइज होता है। ठीक है, एक मीनिंग होता है, द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन होल्ड इज डिटरमाइंड व्हेन द स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड और कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, एक पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ठीक है, आप इसको एक ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज एलोकेटेड इन अ कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। एक पर्टिकुलर स्टैटिक टाइप ऑफ डेटा जो है, जैसे मैंने अभी एरे डिक्लेयर किया है ना, एरे डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर आप बोलोगे, जैसे मैंने यहाँ पर एरे का आपको दिखाया है ना, मैंने यहाँ पर पहले यहाँ पर मैं 4 भी लिखूं ना तो भी देखो मेरा वर्क करेगा, मैं 4 भी लिखूं ना तो भी मुझे वही मिलेगा। लेकिन हमारा जो कंपाइलर है C++ का, वो इतना इंटेलिजेंट है कि मैंने यहाँ पर नहीं भी मेंशन किया 4 तो भी वो यहाँ पर इसको 4 डिफाइन कर लेगा, अपने ही अंदर समझ लेगा कि ये जो एरे है इसका साइज 4 है। ठीक है, अगर मैंने डिफाइन नहीं भी किया तो यहाँ पर मैं 6 लिख दूं, है ना, तो मैं यहाँ पर मतलब 6 वैल्यूज और डिफाइन कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पर अगर आप नहीं भी डिफाइन करो तो बाय डिफॉल्ट जितनी वैल्यूज होंगी उतने का एरे कंसिडर कर लिया जाएगा, अदरवाइज यू कैन मेंशन द साइज ऑल्सो। ठीक है, तो ये क्या है, पर्टिकुलर साइज जो है यहाँ पर आपका बन जाता है एरे का, है ना, पर्टिकुलर साइज एलोकेट हो जाता है आपकी मेमोरी के अंदर। समझ में आ गया? लेकिन आपके जो ये चीज है क्या, डायनामिक, ये जो होती है इसके अंदर आप साइज जो है डिफाइन नहीं करो तो भी चलता है। क्यों? क्योंकि साइज फिक्स नहीं होता है। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट आप सपोज ये समझ सकते हो कि आपकी एक लिस्ट है, एक सपोज एक ट्रेन है, ट्रेन के जो आपके अलग अलग कोचेस होते हैं। ठीक है, एक कोच अगर सपोज निकाल दिया गया तो ट्रेन थोड़ी ना मतलब खराब हो जाएगी, है ना, या लेकिन उसका साइज जो है वो फिक्स होता है। स्टैटिक में ये नहीं कर सकते आप। स्टार्टिंग पे अगर आपको 2 पोजीशन पे ये है, इसको आपको रिमूव करना है, ये कांट डू इट। ठीक है, लेकिन आप डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कर सकते हो बिकॉज इट कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन इट। तो उसके लिए लिंक लिस्ट सबसे ज्यादा इजी एग्जांपल है। तो अब स्टैटिक समझ में आ गया होगा एंड डायनामिक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है ये सब चीजें, बिल्कुल भी इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करना। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो, परसिस्टेंट एंड एम्फेमरल, ये लास्ट आपका डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है, परसिस्टेंट एंड एम्फेमरल डेटा स्ट्रक्चर। तो परसिस्टेंट के अंदर देखो, अ परसिस्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑलवेज प्रिजर्व्स द प्रीवियस वर्जन ऑफ इटसेल्फ व्हेन इट इज मॉडिफाइड, है ना, यानी कि आपका जो भी प्रीवियस वर्जन होगा, लाइक दिस मींस यू कैन ऑलवेज एक्सेस एंड रिवर्ट टू एनी प्रीवियस स्टेट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। तो ये होता है परसिस्टेंट के अंदर। ठीक है, तो इसका भी अगर आप कोड करने जाएंगे ना तो बहुत बड़ा सा कोड बनेगा, तो प्लीज अभी इसके कोड वगैरह में नहीं जाना। ठीक है, अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं तो persistent linked list like where each modification creates a new version of list, है ना, लेकिन जो पुराना वर्जन है, प्रीवियस वर्जन है, वो हमेशा स्टोर रहता है, इसलिए इसको persistent बोला जाता है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट एंड ट्रीज जो है वो इसका एग्जांपल है। एम्फेमरल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या लिखा है, देखो, एम्फेमरल डेटा स्ट्रक्चर इज वन ऑफ विच ओनली वन वर्जन इज अवेलेबल एट अ टाइम, इट डज नॉट प्रिजर्व प्रीवियस वर्जन। ठीक है, जो पहले का वर्जन होगा वो नहीं रहेगा वापस से। ठीक है, जो है वो ही है। स्टैंडर्ड लिंक लिस्ट या फिर रैम, आप देखो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका आपको पता है ना, एक बार आपने शट डाउन कर दिया अपना पीसी, जो भी उसके अंदर मतलब आप चलाते होगे, क्रोम चलाते होगे, सब कुछ,
क्लोज हो जाता है ना। तो उसके बाद वापस आप ओपन करोगे तो वो सब कुछ आपको क्लोज मिलेगा, चाहिए तो वापस आप यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। तो वो होता है रैम, यानी कि जो भी टेम्पररी मेमोरी है वो क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एम्फेमेरल डेटा स्ट्रक्चर, कि एक मेमोरी वगैरह आपके एम्फेमेरल डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ज्यादा इजी है। देखो मैं एकदम समराइज फॉर्मेट में आपको बताती हूँ वापस। परसिस्टेंट डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, प्रिजर्व्स ऑल प्रीवियस वर्जन, ठीक है, एंड ऑल्सो अलाउज एक्सेस टू एनी प्रीवियस स्टेट। आपको अगर आपको चाहिए कि आपने लास्ट जो आपका वर्जन था आपको उसको वापस चाहिए, आप वो एक्सेस कर पाते हो। तो दैट कम्स इन परसिस्टेंट। एंड एग्जांपल आपकी लिंक लिस्ट वगैरह आप ले लो, एम्फेमेरल के अंदर ओनली द करंट वर्जन इज अवेलेबल, ठीक है। सो प्रीवियस स्टेट्स आर नॉट प्रिजर्व्ड। एंड एग्जांपल आप अगेन क्या ले सकते हो, रैम, केक, मेमोरी, ये सब ले सकते हो, या फिर स्टैंडर्ड लिंक लिस्ट का भी एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको परसिस्टेंट एंड एम्फेमेरल। अब देखो यहाँ पर क्या है, रिलेशनशिप अमंग डेटा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो सबसे पहले देखो, डेटा इज कंसिडर्ड एज सेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, और डेटा इज द वैल्यू और ग्रुप ऑफ लाइक, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो प्रॉब्लम एंड एल्गोरिथम, प्रॉब्लम क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन और कंडीशन विच नीड टू बी सॉल्व टू अचीव गोल्स। एल्गोरिथम इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शंस। देखो अब यहाँ पर ये तीनों चीजें हमें पता है ना, हमने डेटा के बारे में भी पढ़ लिया, डेटा स्ट्रक्चर के भी बारे में पढ़ लिया, प्रॉब्लम भी पढ़ लिया हमने। देखो अब एल्गोरिथम क्या होता है, अब आगे हमें एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। सो एल्गोरिथम देखो, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आप जब एल्गोरिथम लिखते हो, सपोज आपको n नंबर्स लेकर उनका सम करना है, ठीक है। n नंबर्स, आप जितने भी नंबर्स ले आप क्या कर सकते हो, उनका सम करना है आपको, तो आप उसके ऊपर एल्गोरिथम लिख सकते हो। यू कैन राइट इट इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, यू डोंट हैव टू एक्सप्रेस एनी कोड इन दैट, सो दैट इज ऑल व्हाट एल्गोरिथम, ठीक है। सो यही चीज है, देखो आपको हमेशा याद रखना है एल्गोरिथम का डेफिनेशन anyone can ask you. So it is just a set of ordered instructions which are written in simple English language. बस आपको बिल्कुल भी इसके अंदर कोड को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। So that comes in your algorithm. तो चलिए अब एल्गोरिथम के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो एल्गोरिथम क्या, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एल्गोरिथम क्या होता है। सबसे पहले कंप्यूटर, देखो अगेन हर स्लाइड जो है वो बेसिक से स्टार्ट हो रही है। सो प्लीज आपको हर चीज बेसिक से समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अगेन अबाउट व्हाट इज कंप्यूटर, गोइंग टू प्रॉब्लम। सो व्हाट इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन और कंडीशन व्हिच नीड्स टू सॉल्व टू अचीव अ गोल, यानी कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है। सपोज एग्जांपल आपको पेपर में आ गया है एंड यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम यूजिंग योर पाइथन कोड और एनी C++ कोड, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है। सपोज आपकी क्या आपको प्रॉब्लम देगी है कि राइट अ कोड टू अब ऐड एंड नंबर्स, ठीक है, टेकिंग नंबर्स एज इनपुट, सो दैट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम को अगर आपको डिफाइन करना है, कोई भी आपको बोल दे, अगर टीचर आपको पूछ ले कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो आप यही सोचने लग जाते हो कि हाउ कैन आई डिफाइन इट। यू ऑल नो कि प्रॉब्लम क्या है, राइट, आपको अंदर से पता है क्या है, बट यू डोंट नो हाउ टू डिफाइन इट, ठीक है। सो इसीलिए आपको ये सब डेफिनेशन सब पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम क्या है, इट इज डिफाइंड अ सिचुएशन और कंडीशन व्हिच नीड्स टू सॉल्व टू अचीव गोल, ठीक है। कोई भी सिचुएशन है और कोई भी कंडीशन है आपको दी गई है, उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, एंड मतलब जो पर्टिकुलर आउटपुट है उसको आपको अचीव करना है। सो दैट इज नथिंग बट योर प्रॉब्लम। देन कुछ स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, तो क्या है, देखो सबसे पहला है डिफाइन द प्रॉब्लम। देखो मैंने आपको सबसे पहले ही मैंने आई थिंक मैंने डीएम के लेक्चर में ही फ्लो में बता दिया था कि व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। तो बहुत इजी मैंने आपको सब बताए थे कि सबसे पहले आपका होता है क्या, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, ओके। सो आपको सबसे पहले देखो स्टेप्स क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम, data gathering, decide effective solution, then implement and evaluate the solution and review the result, ठीक है। So these are all the steps in problem solving। तो ये आपको क्या करना है, ये सिर्फ समझ के लेना है। देखो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू किससे आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। आई नो दिस ऑल थिंग्स आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिकली हेल्प लाइक, बट यस अगर आपको ये सब पता होगा ना तो यू कैन डू योर प्रोग्रामिंग वेरी इजीली, ठीक है। तो हमेशा आपको प्रॉब्लम की क्या करना है, आपको बेसिक से चलना है। कोई भी प्रॉब्लम दी है तो इट इज नॉट लाइक द थिंग यू हैव टू गो फॉर द कोड फर्स्ट, नो,
आपको सबसे पहले समझना है, टेक सम टाइम एंड अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम, देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस। ठीक है, जो सॉल्यूशन आपका क्लियर आपको समझ में आ रहा है, दैट इज परफेक्ट एंड इज फीजिबल, दैट ओनली यू हैव टू डू। ओके, देन आपको क्या करना होता है, सॉल्यूशन आपको मिल गया ना, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आफ्टर दीज फॉलोइंग स्टेप्स, लाइक सबसे पहले आप कोई भी प्रॉब्लम लिखो तो आपको उसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली हमको क्या लगता है, एज यूर स्टूडेंट आपको क्या लगेगा कि आप एल्गोरिथम क्यों लिख रहे हो यार, फ्लो चार्ट क्यों लिख रहे हो, डायरेक्टली कोड लिखो ना। वेस्टिंग आवर टाइम इन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, सो वी आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, वी आर बिल्डिंग अप योर अंडरस्टैंडिंग देयर। ठीक है, आप एल्गोरिथम लिखते हो तो आपको सिंपल फ्लो पता चलता है, फ्लो चार्ट बनाते हो तो आपको परफेक्ट पता चल जाता है कि अब मुझे इस हिसाब से चलना है। आपके प्रॉब्लम के अंदर, कोड के अंदर गलती होने की जो पॉसिबिलिटी है वो एकदम खत्म हो जाती है जब आप एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट लिखते हो। ठीक है, सो दिस इज द वे। सो अब आगे देख लो, ये है क्या, कुछ टेक्निक्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो देखो यहाँ पर ये डिफाइन द प्रॉब्लम, वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, एनालाइज द प्रॉब्लम। ठीक है, डेवलप अ प्लान, इंप्लीमेंट द प्लान, इवेल्युएट द प्लान। तो चलो, देयर आर टू टाइप्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में दो टाइप्स आ जाते हैं, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या है, मैंने अभी बताया आपको, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। और फ्लो चार्ट क्या है, वही जो आपने एल्गोरिदम लिखा है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसी का फ्लो चार्ट बना देना है आपको, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देना है, वही आपका होता है फ्लो चार्ट। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स, डेफिनेशन आपको यहाँ पर आपको अगेन मिल जाएगा इजी। एन एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू or method for solving a problem by a computer in a finite number of steps। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स आप फॉलो करते हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आप लिखते हो, एल्गोरिथम हमने पीपीएस के अंदर लिखा हुआ है। तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज नथिंग बट योर एल्गोरिथम। ठीक है, सो फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो देखो, सर्च, तो एल्गोरिथम टू सर्च एन आइटम इन अ डेटा स्ट्रक्चर, सो यू कैन राइट इट। सॉर्ट कर सकते हो आप यूजिंग एल्गोरिथम, सॉर्ट करना यानी कि ऑफ कोर्स एक सर्टेन ऑर्डर में मेंटेन करना, है ना। इंसर्ट, या कोई भी आइटम आपको इंसर्ट करना है इन डेटा स्ट्रक्चर, यू कैन डू इट। देन अपडेट करना है, कोई एग्जिस्टिंग आइटम को अपडेट करना है और डिलीट करना है। तो ये क्या है, सम इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिथम है। देखो, ये इंपॉर्टेंट आपको ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, तो प्लीज अंडरस्टैंड करना, सर्च, सॉर्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, दीज ऑल ऑपरेशंस यू कैन डन इन व्हाट योर एल्गोरिथम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, ये देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख के आई होप आपको जो है अपना बीपीएस याद आया ही होगा, क्योंकि ये हमने ऑफ कोर्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अनएम्बिगियस, ठीक है, अनएम्बिगियस के अंदर एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस। ठीक है, ईच ऑफ इट्स स्टेप एंड देयर इनपुट्स और आउटपुट्स शुड बी क्लियर एंड मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग। समझ में आ गया? तो ऐसा हमें नहीं बनाना है, घुमा फिरा के हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते। अगर इंटीजर ए इंटीजर बी डिफाइन करा, इंटीजर सम इक्वल टू ए प्लस बी, दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, जहां पर हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, उन दोनों वेरिएबल का सम आपने सम वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, एंड एट लास्ट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रिंटिंग दैट सम। ठीक है, तो ये है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। ठीक है, उसको आपको एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। सो दैट इज द थिंग, एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। देन देखो, सेकंड है इनपुट, एन एल्गोरिथम शुड हैव 0 और मोर वेल डिफाइंड इनपुट्स। ठीक है, आउटपुट के अंदर भी ऑफ कोर्स इट शुड हैव 1 और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट्स एंड शुड मैच द डिजायर्ड आउटपुट। देन फाइनाइटनेस, आपका ऐसा नहीं है एल्गोरिथम इतना बड़ा हो जाए जिसको पढ़ने में भी इंसान का ज्यादा टाइम चला जाए। सो एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, फिजिबिलिटी, शुड बी फिजिबल विद अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि अगर आपको सम करना है तो सम का एक अप्रोप्रिएट जो फिजिबल सोल्यूशन है वही आपको यूज करना है, ऐसा ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो फिजिबिलिटी मेंटेन करनी है। इंडिपेंडेंट, एल्गोरिथम शुड हैव स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस व्हिच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग कोड। मैं सम का, अगर सपोज बाइबल में वही एग्जांपल ले रही हूँ, सम का अगर मुझे एल्गोरिथम लिखना है तो दैट एल्गोरिथम शुड नॉट बी स्पेसिफिक टू ओनली C++ या फिर ओनली पाइथन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एल्गोरिथम दैट शुड बी इन सच लैंग्वेज कि आप उसको इम्प्लीमेंट हर लैंग्वेज में कर पाओ। ठीक है, सो दैट इज इंडिपेंडेंसी। सो आई होप दिस ऑल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स यू ऑल रिमेंबर, अनएम्बिगियस, इनपुट, आउटपुट, फाइनाइटनेस, फिजिबिलिटी, इंडिपेंडेंट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा।
एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एल्गोरिदम का। सो देखो, डिजाइन एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है, अगेन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। तो स्टेप 1 आप क्या लिखोगे, स्टार्ट। समझ में आ गया। सबसे पहला जो आपका एल्गोरिदम के अंदर स्टेप होता है वो स्टेप 1 स्टार्ट होता है, ये चीज याद रखना। स्टेप 2 आपका होता है क्या, स्टेप जो भी आपका प्रोसेस है वो एट लास्ट जो स्टेप होता है वो आपका एंड होता है। स्टेप 2 इसमें होगा क्या, आपको 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देना है, ए बी और सी। ए और बी आपके वो नंबर्स इनपुट ले लेंगे और सी जो है वो आपका सम डिक्लेयर कर देगा। देखो, डिफाइन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये हो गया आपका स्टेप 3। स्टेप 4 में आप ऐड कर लोगे ए एंड बी की वैल्यूज को, है ना। स्टेप 5 में क्या कर लोगे, स्टोर आउटपुट ऑफ स्टेप 4, है ना, टू सी, एंड स्टेप 6 आपका प्रिंट सी हो जाएगा। सो आई होप, एंड स्टेप 7 जो है वो स्टॉप है। तो अब समझ में आ गया। अब देखो, ये पूरे स्टेप्स को देख के कहीं कोई बोल देगा कि ये पाइथन का कोड है या C++ का कोड है या सी का है या जावा का है, कोई नहीं बोल पाएगा, क्योंकि एक जनरल प्रोग्राम है ना, जनरल एल्गोरिदम है। सो एल्गोरिदम आपकी ऐसी ही होनी चाहिए। एंड देखो, यहाँ पर मुझे सम करना है, जरूरी है, लेकिन मैंने A+B कहीं यूज किया है क्या, नहीं। सबसे ज्यादा मिस्टेक यही होती है, स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, एल्गोरिदम में A+B लिख देते हैं, C = A+B, दैट बिकम्स योर स्यूडो कोड यार। स्टूडियो कोड जो होता है उसके अंदर आप कुछ आपके प्रोग्राम्स भी यूज कर सकते हो। तो आप एल्गोरिदम को एल्गोरिदम रखो, स्यूडो कोड को स्यूडो कोड रखो, मिक्स अप मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, प्लस का सिंबल आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। तो दिस इज द परफेक्ट एल्गोरिदम, ठीक है। देखो, देयर कैन बी 2 टूल्स, फ्लो चार्ट और सूडो कोड। फ्लो चार्ट क्या है, ऑफकोर्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम का, है ना। सूडो कोड क्या है, इट इज सिंपली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम in the form of annotations and informative text written in plain English, ठीक है। सूडो कोड में भी हम इंग्लिश से ही यूज करते हैं, लेकिन आप चाहो तो C = A+B ये लिख सकते हो, दैट कम्स इन सूडो कोड, नॉट इन एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट आप क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो मैंने बहुत सारी ये रखे हैं, आपको इससे समझ में याद आ जाएगा। हमने फ्लो चार्ट जो पढ़े थे कि कौन से सिंबल्स थे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला है आपका स्टार्ट और स्टॉप का, ये आपका ओवल शेप का है ना। सो द बिगनिंग एंड एंड पॉइंट्स इन द सीक्वेंस। प्रोसेस के लिए जिसमें आप कैलकुलेशंस वगैरह दिखा सकते हो, दैट इज एन इंस्ट्रक्शन और अ कमांड, तो उसके लिए आपका होता है रेक्टेंगल। डिसीजन के अंदर होता है आपका ये वाला, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, आप डिसीजन या फिर यस और नो, इफ एल्स आप इसके अंदर लिख सकते हो। इनपुट और आउटपुट, इसके लिए पैरेललोग्राम होता है ना। देन कनेक्टर, अगर आपका एक पेज खत्म हो गया है, नेक्स्ट पेज पे आपको फ्लो चार्ट को कंटिन्यू करना है, तो आप कनेक्टर का यूज कर सकते हो, ठीक है। देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, आपके जो फ्लो लाइंस होती हैं, दैट इज योर दिस, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाले। समझ में आ गया, ये अलग अलग सिंबल्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं। देखो, ये आपका जो अभी हमने सम वाला लिखा, राइट, इसके अंदर ये है आपका क्या, फ्लो चार्ट। सबसे पहले स्टार्ट किया, ओवल शेप यूज किया, डिक्लेयर वेरिएबल्स num1 num2 एंड सम, ठीक है। देन हमें क्या करना है, रीड करना है। देखो, यहाँ पर डिक्लेयर किया हमने, कुछ प्रोसेस किया, इसलिए रेक्टेंगल है। यहाँ पर है पैरेललोग्राम। देखो, मुझे पता है ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, अगर आपने पीपीएस में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लो। देन डिस्प्ले कर सकते हो एंड देन स्टॉप। देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर एल्गोरिदम, यहाँ पर ये क्या है, किस चीज का एल्गोरिदम है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। ये मैंने एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है, स्टार्ट, इनिशियलाइज द काउंट वेरिएबल टू 0, इनिशियलाइज द सम वेरिएबल टू 0, read a number say x, add 1 to the number in the count variable, add the number x to the sum variable. Is the count variable in the memory greater than 50? If yes, display the sum. Then go to step 8. Then no repeat from step 4 and stop. तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको एल्गोरिदम, ठीक है। अब आपको मुझे इस एल्गोरिदम को पढ़ के बताना है कि ये किस चीज का है, यानी कि मुझे इसके प्रॉब्लम बताना आप, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में सबका इसका आंसर चाहिए कि ये जो एल्गोरिदम है ये किस चीज की एल्गोरिदम है, ठीक है। नाउ डिजाइन एन एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट टू इनपुट 50 नंबर्स एंड कैलकुलेट देयर सम, यानी कि हमें क्या करना है, 50 नंबर्स को इनपुट करना है एंड क्या करना है, उनका सम कैलकुलेट करना है। तो इसका एल्गोरिदम लिखने का काम है आपका। फ्लो चार्ट देख लो, फ्लो चार्ट में हमने क्या किया है, यहाँ पर स्टार्ट किया है x = 1, सम = 0, रीड सम, रीड किया हमने n नंबर्स, ठीक है। सम equal to sum plus x equal to x plus 1, is x less than equal to 50, yes and no, this is the flow chart। तो आप इसको वेरीफाई करो, कुछ इसके अंदर मिस्टेक्स है तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। नाउ राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सचेंजेस द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल, यानी कि स्वैपिंग करनी है हमें। द आउटपुट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y will become the value of variable x and vice versa।
तो इसका एल्गोरिदम क्या होगा, देखो ये आपने जो हमने वो पढ़ा थी स्वैपिंग ऑफ नंबर्स, तो ये वही है। सबसे आप पहले आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, रीड एक्स वाई, डिक्लेयर थर्ड वेरिएबल जेड, जेड इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू जेड। टेम्पररी एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उसके अंदर x की वैल्यू स्टोर करी, फिर y की x की वैल्यू स्टोर कर दी एंड z की वैल्यू अगेन y में स्टोर कर दी एंड देन प्रिंट डिस्प्ले कर दिया एंड देन स्टॉप। तो ये है इसका फ्लो चार्ट, ठीक है। स्टार्ट किया हमने, रीड करी वैल्यूज, प्रोसेस हमने दिखा दिया एंड देन यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रिंट कर दिया एंड स्टॉप, ठीक है। सो ये हो गया उसका। अब डिजाइन अ प्रोग्राम टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है वेयर पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू दिस। तो ये देखो इसका एल्गोरिदम स्टार्ट करा हमने, रीड कर ली हमने रेडियस की वैल्यू, है ना। कैलकुलेट सर्कमफेरेंस बाय द इक्वेशन सर्कमफेरेंस। अब इस वाले फॉर्मेट में आप लिख सकते हो क्या, फॉर्मूला, है ना, 2 इंटू पाई इंटू आर, जिसमें आप पाई जो है पहले से डिफाइन करोगे, है ना। Write print circumference and stop. So this will be its flow chart. अब देखो swapping of two numbers without using temporary. This will be your homework. आपको क्या करना है, x, y, z जैसे हम करते हैं ना स्वैपिंग के लिए, लेकिन आपको जो थर्ड z है टेम्पररी वेरिएबल, उसको यूज नहीं करना है। सिर्फ दो वेरिएबल्स x और y आपके होंगे, आपको उन्हीं दो वेरिएबल से यूज करके आपको स्वैपिंग करनी है, ठीक है। तो प्लीज ये आपका होमवर्क है, इसको मुझे अच्छे से करके बताना। थर्ड वेरिएबल यूज आपको नहीं करना है, याद है, ठीक है। ये देखो यार यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको इसको नहीं देखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप प्लीज इसको पहले ट्राई करो एंड देन इसका सोल्यूशन आप 1 सेकेंड पहले जाके देख लेना, ठीक है। जो भी करे प्लीज मुझे बताना कि यस आपने किया, ठीक है। सो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर मी। सब कुछ आपको अब स्पून फीडिंग नहीं करना है, ठीक है। मतलब बिल्कुल भी आपको अब डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद से सीखना है हर चीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप ट्राई करो, देखो राइट एल्गोरिदम फॉर एडिंग 10 नंबर्स। तो ये है आपको मैंने एल्गोरिदम दे दिया है एंड यहाँ पर ये फ्लो चार्ट है। आपको क्या करना है, आपको पता है मुझे कि एल्गोरिदम फ्लो चार्ट आता है, फिर भी आप 1 या 2 आप एक बार नोटबुक में करके देख लेना, ताकि एग्जाम के टाइम हम न्यू बच्चे नहीं बने कि अरे हमने नहीं प्रैक्टिस कर लिया होता तो अच्छा होता एक बार, तो ठीक है। तो प्लीज एक बार ये कर लेना, ठीक है। और ये फैक्टोरियल का है, ठीक है, इसको भी आप करके देख लेना। तो ये हो गए। अब ये जो है ना, ये हम आगे दूसरी वीडियो से देख लेंगे। तो यहाँ तक हमने जो है एल्गोरिदम वगैरह सीख लिया एंड द मेन पार्ट जो है आपके इस यूनिट का वो कवर हो जाता है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गए, बहुत सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो इसमें से ही आपको क्वेश्चन आएगा। सो आई होप समझ में आ गया आपको एंड दिस पार्ट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। एक सेकेंड नहीं रुकी हूँ एंड मेरा मुंह बहुत ज्यादा दुख रहा है अब, तो कोई बात नहीं, आपका जितना रिस्पॉन्स होगा दैट उतना रिस्पॉन्स मतलब दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर मी एंड आई विल मेक मतलब लेक्चर्स ऑन दैट मोटो ओनली। आपको यूज होगा देन ओनली आई विल मेक। डीएम के लेक्चर्स कंटिन्यू करूंगी, आपको अगर चाहिए होंगे तो प्लीज मुझे बताना। एंड ये हो गया एफडीएस का पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत ज्यादा जल्दी आपको मिल जाएगा। आई विल नॉट डिले इन दिस थिंग, ठीक है। तो प्लीज आपको ये लेक्चर ऐसे समझ में आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एंड नेक्स्ट कौन सा आपको जो है ना सब्जेक्ट चाहिए दैट आल्सो प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। नाउ टिल नाउ आपको कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो इसमें तो प्लीज मुझे बता देना एंड कहीं भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड इस नोट्स की जो है मैं वो आपको अपडेट बहुत जल्दी दे दूंगी। तो वही अपडेट है क्या, टेलीग्राम में आपको कुछ दे दूंगी मैं लिंक वगैरह प्राइवेट, वहां पर से आप प्राइवेट चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हो, सारे के सारे वहां से एक्सेस कर सकते हो नोट्स को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एनी डाउट प्लीज गो फ्रीली आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज आई कैन एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। वेरी मच थैंक यू। कुछ भी इसमें से समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।